Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my lecture number 8 for the students of BSCS 6th semester. My topic is critical reading. स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यानी इस लेक्चर के दो हिस्से हैं। तो पहले हम क्रिटिकल रीडिंग से शुरू करेंगे और अपनी रूटीन के मुताबिक मैं पहले इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसकी 2 या 3 डेफिनेशंस हैं आप लोगों के लिए। पहली डेफिनेशन जी, क्रिटिकल रीडिंग मीन्स दैट अ रीडर अप्लाइज सर्टेन प्रोसेसेस, मॉडल्स, क्वेश्चंस एंड थीरीज फॉर एन इनहेंस्ड क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। एक रीडर एक टेक्स्ट पढ़ रहा है और उस टेक्स्ट को बेहतर तौर पर समझने के लिए वो कुछ एक प्रोसेसेस अप्लाई करता है, कुछ मॉड्यूल्स अप्लाई करता है, जहन में कुछ सवाल उठाता है इस टेक्स्ट से मुतल्लिक, और उसका मकसद है कि इस टेक्स्ट को गहराई में जाकर समझा जाए। देयर इज मोर एफर्ट इन्वॉल्व इन क्रिटिकल रीडिंग, और क्रिटिकल रीडिंग में कोशिश एफर्ट इस्तेमाल होती है देन इन स्कीमिंग और टेक्स्ट स्कीमिंग ऑफ द टेक्स्ट। यानी किसी टेक्स्ट की स्कीमिंग या स्कैनिंग में इतनी एफर्ट नहीं इस्तेमाल होती जितना कि क्रिटिकल रीडिंग में इस्तेमाल होती है। इसी की एक दूसरी डेफिनेशन है जी, क्रिटिकल रीडिंग इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस दैट डज नॉट टेक द गिवन टेक्स्ट एट फेस वैल्यू but involve a deeper examination of the claims put forth by the writer। दूसरी डेफिनेशन लिखती है कि जब हम किसी तहरीर को क्रिटिकली पढ़ते हैं तो इस तहरीर को हम इसकी फेस वैल्यू से नहीं जज करते, यानी जैसी तहरीर है वैसा हम उसको नहीं समझ लेते, बल्कि हम बात की गहराई में जाकर ये जानना चाहते हैं कि आखिर राइटर ने जो क्लेम्स किए हैं क्या वो सच्चे हैं या नहीं। तीसरी इसकी हेडिंग है जी, क्रिटिकल रीडिंग इज अ मोर एक्टिव वे ऑफ रीडिंग। ये रीडिंग का एक्टिव स्टाइल है। इट इज़ अ डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इंगेजमेंट विद द टेक्स्ट। ये क्या है? ये डीपर इंगेजमेंट है टेक्स्ट के साथ। क्रिटिकल रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समटाइम्स इवेल्युएटिंग। इसमें तहरीर का एनालिसिस शामिल है, इसकी तशरीह शामिल है, हत्ता कि इसकी इवेल्युएशन भी शामिल है। ये चीज़ें हम आगे तफसील से पढ़ने लगे हैं। When we read critically, we use our critical thinking skills to question both the text and our own reading of it। तो इस तीसरी डेफिनेशन के बाद अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग, एक आम रीडिंग में और क्रिटिकल रीडिंग में क्या फ़र्क है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ जी, एक तरफ हेडिंग है रीडिंग, दूसरी तरफ हेडिंग है क्रिटिकल रीडिंग। अच्छा जी, इसको समझने के लिए मैं कुछ थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ जी इसमें, ताकि टेबल आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज चेंज कर रहा हूँ इसका, ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए, क्योंकि अदरवाइज़ टेबल 2 पेजेस पर ट्रांसफ़र हो गया और उसको समझ में होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो मैं सिर्फ चंद सेकंड्स लूँगा आपके इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करने में, उसके बाद हम इजी होके इसको पढ़ते हैं। जी, नाउ इट्स फाइन। क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के बाद अब ऐसा कि टेबल एक पेज पर आ गया, जो कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग। एक टेबल आपके सामने जिसमें एक तरफ हेडिंग है रीडिंग, दूसरे है क्रिटिकल रीडिंग। तो आइए इसमें डिफरेंस देखते हैं, क्या है पर्पस।
पहला फर्क होता है पर्पस का, मकसद का, टू गेट अ बेसिक ग्रेस्प ऑफ द टेक्स्ट। रीडिंग का बेसिक मकसद होता है ग्रेस्प ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को समझना। जबकि क्रिटिकल रीडिंग क्या है? टू फॉर्म जजमेंट अबाउट हाउ अ टेक्स्ट वर्क्स। और क्रिटिकल रीडिंग का पर्पस होता है टू फॉर्म अ जजमेंट, एक जजमेंट बनाना, एक आइडिया बना लेना या फिर एक फैसला ले लेना कि इस टेक्स्ट का एंड क्या होगा, ये टेक्स्ट किस तरह से काम करती है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसको अप्लाई किया जाए तो इसका क्या फ़ायदा होगा। दूसरा, एक्टिविटी, एब्जॉर्बिंग, अंडरस्टैंडिंग। जब एक शख्स रीडिंग कर रहा होता है, सिर्फ रीडिंग कर रहा होता है, तो ही हैज़ एब्जॉर्ब्ड हिमसेल्फ इन द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट में खोया हुआ होता है। जबकि क्रिटिकल रीडर क्या कहता है? एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इवेल्युएटिंग। एक क्रिटिकल रीडर पढ़ने के दौरान इसको एनालाइज करता है, इसका तज्जिया करता है, इंटरप्रेटिंग, तशरीह करता है इस तहरीर की, और इसको इवेल्युएट करता है। नंबर 3 पे है फोकस, व्हाट अ टेक्स्ट सेज। एक आम रीडर का फोकस सिर्फ टेक्स्ट पर होता है कि टेक्स्ट क्या कहती है, जो मजमून, जो कहानी, जो अफसाना है उसमें क्या लिखा है, बस ये उसका फोकस है। जबकि क्रिटिकल रीडर क्या करता है? व्हाट अ टेक्स्ट डज एंड मीन। वो गहराई में जाकर ये डिटेक्ट करता है कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या है, छुपा हुआ मकसद क्या है। क्वेश्चंस, व्हाट इज द टेक्स्ट सेज। एक आम रीडर ये सवाल उठाता है, व्हाट इज द टेक्स्ट सेइंग, ये टेक्स्ट क्या कहती है, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन आई गेट आउट ऑफ इट, या फिर मुझे इससे क्या मालूमात हासिल होगी। जबकि एक क्रिटिकल रीडर के जहन में कौन से सवालात होते हैं? हाउ डज अ टेक्स्ट वर्क, जैसे शुरू में आया था कि जजिंग अबाउट हाउ अ टेक्स्ट वर्क्स, हाउ इज इट आर्ग्यूड, इस पर बहस कैसे होगी। व्हाट आर द चॉइसेस मेड, इसमें क्या चॉइसेस हैं। द पैटर्न्स दैट रिजल्ट, व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग एंड एविडेंस आर यूज्ड, इसमें कौन से शवाहिद इस्तेमाल हुए। व्हाट आर द अंडरलाइंग एजम्पशंस, इसमें क्या एज्यूम किया गया, क्या कुछ फर्ज किया गया। व्हाट डज द टेक्स्ट मीन, और इस टेक्स्ट का मकसद क्या है, थीम क्या है, छुपा हुआ लेसन क्या है। ये बहुत से सवाल हैं जो कि क्रिटिकल रीडर के जहन में आते हैं, जबकि एक आम रीडर सिर्फ एक बात सोचते कि व्हाट इज द टेक्स्ट सेइंग, इस टेक्स्ट में लिखा क्या हुआ है, कहानी क्या है। यानी उसका सवाल टेक्स्ट की सरफेस से मुतल्लिक है। जबकि क्रिटिकल रीडर के सवालात टेक्स्ट की डेप्थ, उसकी गहराई से रिलेटेड होते हैं। डायरेक्शन की बात आ जाती है। एक आम रीडर विद द टेक्स्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड इट इज राइट। एक आम रीडर ख्याल करता है कि जो कुछ टेक्स्ट में लिखा है वो सही है, वो उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेता है। टेक फॉर ग्रांटेड यानी मुफ्त में जो चीज़ उसको मिल गई वो ठीक है, वो ही ठीक है। जबकि क्रिटिकल रीडर क्या करता है? अगेंस्ट द टेक्स्ट, क्वेश्चनिंग इट्स एजम्पशंस एंड आर्गुमेंट, इंटरप्रेटिंग मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, इस पर बहस करता है, इसमें छुपी हुई चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, तशरीह करता है उनकी। और रिस्पॉन्स क्या है? रिस्ट्रेंड समरी। एक आम रीडर का रिस्पॉन्स बड़ा रिस्ट्रेंड, बड़ा महदूद होता है। वो सिर्फ इसको समराइज करता है कि अच्छा, इस कहानी में ट्रेजेडी थी, इसमें कॉमेडी थी, मज़ा आया इसको पढ़कर, नहीं नहीं ये तो बोरिंग थी, बस इसकी ये समरी होती है। जबकि एक क्रिटिकल रीडर क्या करता है? डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, ये पॉइंट्स ऊपर भी आ चुके हैं। वो इसको डिस्क्राइब करता है, इसको इंटरप्रेट करता है, इसको इवेल्युएट करता है, एट्सेट्रा। तो ये टेबल आपको बहुत काम देगा एक आम रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग में डिफरेंस निकालने के लिए। अब आगे अच्छी, व्हाट्स नीड्स टू बी डन टू प्रिपेयर फॉर अ क्रिटिकल रीडिंग। एक शख्स जो कि एक क्रिटिकल रीडर बनना चाहता है उसको क्या करने की ज़रूरत है। देयर आर 2 स्टेप्स टू प्रिपेयर टू प्रिपेयरिंग टू रीड क्रिटिकली। अगर आप किसी टेक्स्ट को क्रिटिकली पढ़ना चाहते हो तो आपको मंदरजा 2 काम करने हैं। सेल्फ रिफ्लेक्ट, व्हाट एक्सपीरियंसेस, एजम्पशंस, नॉलेज एंड परसेप्टिव्स डू यू ब्रिंग टू द टेक्स्ट। पहली चीज़ ये है कि आपको अपने आप का जायजा लेना है कि आप कितने तजुर्बे के साथ, कितने नॉलेज के साथ इस टेक्स्ट का सामना करने लगे हैं। व्हाट बेसिस माइट यू हैव, आपके पास क्या बुनियाद है, यानी आपके नॉलेज की क्या बुनियाद है। आर यू एबल टू कीप एन ओपन माइंड एंड कंसिडर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, और क्या आप इस टेक्स्ट को ओपन माइंडेड होकर पढ़ेंगे। दूसरी चीज, रीड टू अंडरस्टैंड, हमने इसको पढ़ना है समझने के लिए। एग्जामिन द टेक्स्ट एंड
कॉन्टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को पढ़ना है, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। हु इज़ द ऑथर, आपने देखना है कि इसको लिखने वाला कौन है। हु इज़ द पब्लिशर, इसको पब्लिश करने वाला कौन है, क्योंकि हर एक ऑथर का अपना एक बैंड ऑफ माइंड होता है। सपोज आप कोई नज़म पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ है तो ही इज़ अ रोमांटिक पोइट। इसके अगेंस्ट अगर आप जॉन मिल्टन का कोई सोनेट पढ़ते हैं, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की कोई बुक पढ़ते हैं, तो जॉन मिल्टन वॉज अ हाईली क्लासिकल पोइट। जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ में स्टाइल के हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आपको ये पता होगा कि तहरीर कौन से राइटर की, कौन से पोइट की है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस तहरीर का टेस्ट क्या होगा, इस तहरीर की डायरेक्शन क्या होगी, इसका थीम क्या होगा, क्योंकि हर राइटर अपने अंदाज में लिखता है। और ये चीज़ आपको अपनाना होगी एक क्रिटिकल रीडर बनने के लिए। वेयर एंड व्हेन वाज इट रिटन, ये भी देखना है कि ये किस ज़माने में लिखी हुई तहरीर थी, क्योंकि हर ज़माने की तहरीर अपने ज़माने का एक अक्स होती है। व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इट इज़, ये किस तरह की टेक्स्ट है। स्किम द टेक्स्ट, व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट आर द मेन आइडियाज़। इस सारे कुछ को आपने स्किम करना है, आइडियाज़ को समझना है, टॉपिक को देखना है, लेकिन स्किमिंग के स्टाइल में। रिजॉल्व कॉन्फ्यूज, जो कोई अबहाम है इस टेक्स्ट से मुतल्लिक, उसको रिजॉल्व करें। लुक अप अनफेमिलियर वर्ड्स और टर्म्स इन डिक्शनरी और ग्लॉसरी। गो ओवर डिफिकल्ट पैसेज टू क्लैरिफाई दैम, पैसेजेस टू क्लैरिफाई दैम, यानी अल्फाज के मानी डिक्शनरी में भी देखें, ग्लॉसरी में देखें, फिर पैराग्राफ्स को 2 से 3 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए। ये चीज़ें क्रिटिकल राइटर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, जबकि एक ऑर्डिनरी राइटर ये काम नहीं करता। वो सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग्स को इमेजिन कर लेता है, जैसे कि हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था कि हाउ टू गेस द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। उसके पास कई एक तरीक़ेकार होते हैं अल्फाज के मायने को डिटेक्ट करने के लिए, वो डिक्शनरी नहीं खोलता, जबकि क्रिटिकल रीडर डिक्शनरी खोलकर तवज्जो से देखता है कि एक लफ्ज़ का मतलब क्या है। द प्रोसेस फॉर रीडिंग क्रिटिकली, अगला स्टेप है जी क्रिटिकल रीडिंग के प्रोसेस क्या है। टू रीड क्रिटिकली यू मस्ट थिंक क्रिटिकली, इसके लिए आपको क्रिटिकली सोचना भी पड़ता है। दिस इज इन्वॉल्व्स एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसका जिक्र हमने पहले भी पढ़ा था कि क्रिटिकल रीडिंग में एनालिसिस शामिल है, इवैल्यूएशन शामिल है, इंटरप्रिटेशन शामिल है, और आगे यही हेडिंग्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ईच ऑफ दिस प्रोसेसेस हेल्प यू टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज। अगर ये 3 प्रोसेस आप अपनाते हैं तो आप टेक्स्ट के साथ मुंसलिक हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। highlighting important points and explains, taking notes, testing answers to your questions। इस सूरत में आप टेक्स्ट को एग्जामिन भी करते हैं, आप नोट्स भी लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। जो सवाल आपके जहन में उठते हैं आप खुद ही उनका जवाब तलाश करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, डिस्क्राइबिंग aspects of the text or argument, reflecting on your own reading and thinking, raising objections to the ideas or evidence presented etc। इन सारी चीज़ों पर आप तवज्जो देते हैं कब, अगर आप क्रिटिकल रीडर हैं, और उस पर जब आप अपनी रीडिंग के दौरान एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड इवैल्यूएशन करते हैं। तो हम एनालिसिस से शुरू करते हैं कि देखते हैं एनालिसिस क्या होता है। एक टेक्स्ट का, एक किताब का एनालिसिस, उसका तज्जिया क्या है, ये क्रिटिकल रीडर्स के लिए है। एनालिसिस मीन्स लुकिंग एट द पार्ट्स ऑफ समथिंग टू डिटेक्ट पैटर्न्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स का तज्जिया करना, उनको देखना, ताकि इसके पैटर्न को, नमूने को समझा जा सके। इन लुकिंग एट दीज पैटर्न्स योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल विल बी इंगेज इन एनालाइजिंग द आर्गूमेंट। और इस मकसद के लिए आपको अपनी थिंकिंग स्किल को एक्सरसाइज करना होगा, उसको इस्तेमाल में लाना होगा, ताकि आप एनालाइज करें द आर्गूमेंट द ऑथर इज मेकिंग, उस आर्गूमेंट को जो कि ऑथर ने बनाया है। व्हाट इज द थीसिस ऑफ ओवरऑल थ्योरी, आपको एनालिसिस करते हुए ये देखना है कि आपकी टेक्स्ट का थीसिस क्या है, ओवरऑल थ्योरी क्या है इसमें। व्हाट आर द सपोर्टिंग पॉइंट्स दैट क्रिएट द आर्गूमेंट, इसमें कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे। हाउ डू दे रिलेट टू ईच अदर, वो पॉइंट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हाउ डू दे रिलेट टू द थीसिस, और थीसिस के साथ उनका क्या ताल्लुक है। व्हाट आर द एग्जांपल्स यूज्ड एज एविडेंस फॉर द सपोर्टिंग पॉइंट्स, फिर एग्जांपल्स क्या दी गई हैं। ज़ाहिर है जो पॉइंट्स पेश किए गए हैं उनको साबित करने के लिए टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं। हाउ डू दे रिलेट टू द पॉइंट्स दे सपोर्ट,
और जिन पॉइंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है क्या एग्जांपल्स उनसे रेलिवेंट हैं, मिलती जुलती भी है कि नहीं। आपने देखना है कि एक थीम को पेश करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए उसकी सपोर्ट में, उन पॉइंट्स को साबित करने के लिए फर्दर कुछ एग्जांपल्स पेश की गई, तो क्या इन तीनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक है, पॉइंट्स और उनकी एग्जांपल्स एक जैसी हैं, पॉइंट्स और सेंट्रल थीम क्या दोनों मिलते जुलते हैं टू ईच अदर, टू द थीसिस। तो अगर तो ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो मतलब टेक्स्ट बामानी है, अदरवाइज इसमें खामी है। व्हाट टेक्निक्स ऑफ परसुएशन आर यूज्ड, आपने ये भी देखना है कि लिखने वाले ने, राइटर ने कौन सी टेक्निक अपनाई है रीडर को अपने आइडिया से कायल करने के लिए, उससे अपनी बात मनवाने के लिए। अपील्स टू इमोशंस, रीजन, अथॉरिटी। और आपने देखना है कि टेक्स्ट आपके इमोशंस को किस तरह से अपील करती है, आपकी रीजनिंग को, अथॉरिटी को कैसे अपील करती है। What rhetorical strategies are used? Definition, explanation, description, narration, elaborating, argumentation, evaluation वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें राइटर ने इस्तेमाल की हैं क्या अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए। आपको इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है। व्हाट मोड्स ऑफ एनालिसिस आर यूज्ड, और एनालिसिस तजिया करने के लिए क्या मोड्स इस्तेमाल हुए हैं। मसलन इलस्ट्रेशन है, कंपैरिजन कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, प्रोसेस, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, डिवीजन, डेफिनेशन वगैरह, इनमें से क्या चीज़ राइटर ने इस्तेमाल की है। तो इनमें से ज़्यादातर बातें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, किसी भी राइटिंग के, किसी भी टेक्स्ट के टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इन पे आपने तवज्जो देना है, इनको आपने इवेल्युएट करना है। ये होता है जी एनालिसिस का प्रोसेस। एनालिसिस के बाद आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन पे। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह करना। आपने जब टेक्स्ट को पढ़ लिया, उसका जायजा ले लिया, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी समझ लिया, तो अब आगे उसकी तशरीह है। इंटरप्रिटेशन इज रीडिंग आइडियाज एज वेल एज सेंटेंसेस। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, आइडियाज को और सेंटेंसेस को पढ़ना है पहले। जाहिर है जब पढ़ेंगे तभी उसकी तशरीह करेंगे, जब उनकी समझ आएगी। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द cultural and historical context, the context of its author's life, and the context of debates within the discipline at that time, and the intellectual context of debates within the discipline today. तो इन तीन लाइंस में बड़ी गहरी बातें कही गई हैं कि अगर आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, तशरीह करनी है किसी चीज़ की, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं, ये किस कल्चर में बैठकर लिखी गई थी। उस राइटर का अपना बेंट ऑफ माइंड क्या था, जिस ज़माने में तहरीर लिखी गई उस ज़माने के हालात व वाक़यात क्या थे, उस ज़माने का और आज के ज़माने का क्या कंपैरिजन है, हालात कितने बदल गए हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके जहन में वाज़ेह होंगी, तब आप कुछ इंटरप्रेट कर सकेंगे, तब आप किसी बात की तशरीह कर सकेंगे। What debates were the author and the text engaging with at that time? यानी एक पॉइंट आपको ये समझना है कि ऑथर उस वक्त किस मौजू पर डिबेट कर रहा था। What kind of reasoning, historical, psychological, political, philosophical, scientific are employed? इस राइटर ने किस तरह की रीजनिंग का इस्तेमाल किया, जो कि ब्रैकेट में टाइप्स इसकी दी गई हैं। What methodology is employed and what theory is developed? आपने ये भी देखना है कि राइटर ने कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई है टेक्स्ट को लिखने के लिए। How might my reading of the text be biased? और ये कि जब मैं इस टेक्स्ट को पढ़ता हूँ तो क्या इससे मुतालिक मेरे जहन में कोई बाइस, कोई तासुब, कोई तंग नजरी आएगी। Am I imposing 21st century ideas or values on the text? क्या मैं अपनी इस नई सदी के आइडियाज इस टेक्स्ट पर इम्पोज तो नहीं कर रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मेरे इर्द गिर्द मेरे मुआशरे में वो सही है, ये बंदा गलत है। ये चीज़ बाइस है, क्योंकि टेक्स्ट लिखने वाले ने अगर सन 1700 में कुछ लिखा था तो वो उस सन 1700 के हालात वाक़यात के मुताबिक लिखा था। आपकी 21st सेंचुरी के हालात वाक़यात मुख्तलिफ हैं। इफ़ सो, इज़ दिस
प्रॉब्लमेटिक। और अगर ऐसा है यानी टेक्स्ट को पढ़कर आपके जहन में कोई बाइस आ जाता है, कोई तंग नजरी, कोई तासुब आ जाता है, तो फिर उससे प्रॉब्लम होगी और आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या वाकई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जी इवैल्यूएशन का। एक क्रिटिकल थिंकर सॉरी क्रिटिकल रीडर को इवैल्यूएशन करना होती है। इवैल्यूएशन इज मेकिंग जजमेंट अबाउट द इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, एस्थेटिक, मॉरल और प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट। इवैल्यूएशन क्या है? आपको टेक्स्ट को इवैल्यूएट करना है, इसको जांचना परखना है कई बुनियादों पर, जिसमें इंटेलेक्चुअल है, एस्थेटिक है, मॉरल है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। इंटेलेक्चुअल यानी अकल के मुताबिक, जहानत के मुताबिक। एस्थेटिक्स जमालियाती हिस्स को कहते हैं। कॉग्निटिव होता है पहचानना किसी चीज को, समझना, टू अंडरस्टैंड, टू रिकग्नाइज। मॉरल नुक्ता नज़र से, इखलाकी नुक्ता नज़र से देखना कि क्या ये टेक्स्ट सही है। प्रैक्टिकल वैल्यू, क्या ये टेक्स्ट, ये तहरीर अमली ज़िंदगी में किसी काम की है। इन सारे पहलुओं पर आपने उस तहरीर को इवेल्युएट करना है, उसको जांचना है, परखना है। तो इवेल्युएशन के लिए ऊपर वाले दो स्टेप्स से गुजरना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी आर कंसिडरिंग इट्स इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव वैल्यू वी आस्क क्वेश्चंस सच एज दीज। when we are considering its intellectual cognitive value, और जब हम इसकी वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल वैल्यू को, तो वी आस्क क्वेश्चन सच एज दिस। तो हम मंदरजा झैल सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या है? हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द डिसिप्लिन? आर इट्स मेन कंक्लूजन्स ओरिजिनल? हम ये देखना है कि क्या इसका कंक्लूजन सही है। डज द एविडेंस एंड रीजनिंग एडिक्वेटली सपोर्ट द थ्योरी? और इसमें जो थीरी है, जो नज़रिया है, और उससे मुतलिक जो एविडेंस, शहादतें बयान की गई हैं, क्या वो उसको सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इज द आर्गूमेंट लॉजिकली कंसिस्टेंट, कन्विंसिंग? और इस टेक्स्ट में जो आर्गूमेंट, जो बहस है, क्या वो लॉजिकल है। आर एनी एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनियर्स, statistical sections designed and executed in accordance with the accepted standards of the relevant discipline? और क्या इस किताब या इस टेक्स्ट को साबित करने के लिए कोई क्वेश्चन इसके साथ लगाया गया, कोई स्टेटिस्टिकल सेक्शन है इसमें? इस चीज को भी आपने देखना है इवेल्युएट करने के लिए। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द थ्योरी? इस किताब में, इस टेक्स्ट में पेश की गई थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसको भी आपने नजर में रखना है। हाउ वुड कंपीटिंग थ्योरीज क्रिटिसाइज दिस टेक्स्ट? हाउ कुड द ऑथर रिप्लाई? और इसके मुकाबले जो जो दूसरी थ्योरीज हैं उनसे मुतालिक ऑथर ने क्या कहा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप जहन में रखते हैं तो फिर आप इस काबिल हैं कि इस तहरीर को इवेल्युएट करें। अब अगली लाइन में इनका खुलासा इन तीनों स्टेप्स का कि ओवरऑल इज द थ्योरी अप्रोच इन दिस टेक्स्ट बेटर देन कॉम्पीटिंग थ्योरीज अप्रोच। नहीं सॉरी, इवेल्युएशन का खुलासा है। और ओवरऑल आपने ये देखना है कि जो थ्योरीज किताब में शामिल की गई है, क्या वो दूसरी थ्योरीज से बेहतर है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर इट्स कंपैरेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? इन रीडिंग क्रिटिकली वी नीड टू कीप कंपीटिंग थ्योरीज इन माइंड। क्योंकि जब एक क्रिटिकल रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है तो इस टेक्स्ट में मौजूद थ्योरी को वो बाकी की टेक्स्ट की थ्योरीज के साथ मैच करता चला जाता है कि कौन सी थ्योरी बेहतर है। तो ये जनाब एक तरीक़ाकार था क्रिटिकल रीडिंग का। अगली चीज़ है डेवलपिंग आर रीडिंग स्ट्रेटजी। अब ये जो ऊपर हमने तीन बातें बयान की हैं, ये इतनी आसानी से समझ आने वाली चीज़ें नहीं है। इनके लिए हमें एक स्ट्रेटजी अपनाना पड़ती है। रीडिंग की एक स्ट्रेटजी होती है। जब हम उस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम इवेल्युएट भी करें, हम इस काबिल होंगे कि हम इसको इंटरप्रेट भी करें। तो फिर हम इसकी इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, इस सब कुछ के काबिल हो जाएंगे कब? जब हम क्रिटिकल रीडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, उन पर अमल करेंगे। तो वो स्ट्रेटजीज क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। You are required to read and critically think about information
फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात को पढ़ें, यानी आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा होना चाहिए बिफोर टाइम, वक़्त से पहले। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट यू नॉट ओनली लर्न टू रीड क्रिटिकली बट ऑल्सो एफिशिएंट। लिहाजा आपको सीखना होगा कि क्रिटिकली कैसे पढ़ना है और मौसर अंदाज में इफेक्टिवली एफिशिएंटली कैसे पढ़ना है। द फर्स्ट स्टेप टू एफिशिएंट रीडिंग इज टू बिकम सिलेक्टिव। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या है, आपको सिलेक्टिव होना है, यानी जो चीज़ आपके सामने आती है, कोई किताब, कोई रिसाला, कोई ब्रोशर, कोई पम्फलेट, सब कुछ पढ़ते चले जाना नहीं, ऐसा नहीं। अपना एक टेस्ट बनाएं, अपने जहन से पूछें कि आपको कौन सा टॉपिक स्टडी करना पसंद है। आपकी रीडिंग्स उस ख़ास टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। जब आप उस एक टॉपिक पर मुख्तलिफ किताबें पढ़ लेंगे, तफसील से पढ़ लेंगे, तो फिर आपके पास वसी नॉलेज है, अब आप क्रिटिकली रीडिंग कर सकते हैं। और एक शख्स जो कि एट रैंडम पढ़ता चला जाता है, जो उसके सामने है पढ़ ले, वो अपना वक्त ज़ाया करता है। बी सिलेक्टिव, पहला टॉपिक। इफ़ यू cannot read all of the books on a recommended reading list, you need to find a way of selecting the best text for you. Suppose एक टॉपिक है, उस पर आपको 100 के करीब किताबें मिल रही हैं, जाहिर है आप सारी 100 की 100 किताबें नहीं पढ़ सकते, तो लिस्ट में से, आउटलाइंस में से बेस्ट बुक की सिलेक्शन करने की कोशिश करें। टू स्टार्ट विद यू नीड्स टू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर टू स्टार्ट विद। और इस काम के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है, यू नीड टू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि आप किस चीज़ की तलाश में हैं। यू कैन देन एग्जामिन द कॉन्टेक्स्ट पेज एंड और इंडेक्स ऑफ अ बुक्स और जर्नल टू ascertain whether a chapter or article is worth pursuing further। और इस मकसद के लिए आपको क्या करना है, आपको कंटेंट्स पेज को एक नज़र देख लेना है। इब्तदा में जो फहरिस्त बनी होती है उसको एक बार पढ़ लें, उसमें जो चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं को पढ़ के देख लें कि क्या ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स आपके काम के हैं, क्या इस किताब को तफसील में पढ़ा जा सकता है। ये है जी बी सिलेक्टिव। सेकंड आ जाता है जी स्पीड रीडिंग, यानी एक मरतबा जब आपने सिलेक्शन कर ली है, तो अब एक मरतबा उस सिलेक्टेड बुक को, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को ज़रा तेज़ी से पढ़ जाइए, स्किमिंग के अंदाज में। Once you have selected a suitable piece, the next step is to speed read. Speed reading is also often रेफर टू एज स्किम रीडिंग। जी हाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्किमिंग के अंदाज में पढ़ ले और स्कैनिंग। व्हेन यू स्पीड रीड यू आर नॉट एमिंग टू गेन अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्गुमेंट और टॉपिक्स रेज्ड इन द टेक्स्ट। जब आप तफसील से तेजी से पढ़ रहे हैं, तो आपका मकसद ये नहीं है कि इस टेक्स्ट के सारे आर्गुमेंट को, इसके थीम को, इसकी गहराई को समझे। इट इज सिंपली अ वे ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। आपको सिर्फ इसका टॉपिक समझना है, सब्जेक्ट समझना है कि ये रीडिंग, ये टेक्स्ट, ये बुक किस टॉपिक पर है, किस डायरेक्शन में जा रही है ये तहरीर। आपको सिर्फ ये समझना है। व्हेन यू फाइंड अ रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन, स्लो डाउन योर रीडिंग स्पीड। और जब आपको अपनी दिलचस्पी का कोई टॉपिक मिल जाए, तो फिर आप स्लो डाउन हो जाएं। इट विल अलाउ यू टू गेन अ मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्गुमेंट रेज्ड। तो फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी उस पॉइंट की, उस बात की जो कि इस किताब में की गई है। ये हो गया जी फर्स्ट टू स्टेप्स के। पहले तो हमने सिलेक्शन करनी है। जब हमने सिलेक्शन कर ली, तो एक बार तेजी से इस टेक्स्ट को पढ़ें, ये समझने के लिए कि टॉपिक तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये टॉपिक किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मुझे इसकी कुछ समझ आएगी। फॉलोइंग SQ3R। ये SQ3R क्या है, इसको हम समझते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जी, इस्तिलाह है। पहले तो हम इसको देखते हैं ये क्या है। SQ3R or SQ3R is a reading comprehension method named for its 5 steps। कहा गया कि SQ3R एक अंदाज है रीडिंग का, और उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। एक है जी सर्वे, उसके बाद क्वेश्चन, रीड, recite and review। The method was introduced by
Francis P. Robinson and an American education publisher in his 1946. In 1946 is नहीं जी. तो ये एस क्यू ट्रिपल आर की डेफिनेशन थी. पता चला कि क्या होता है. फर्दर इसको पढ़ें जी. एस क्यू थ्री आर इज अ वेल नोन स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग. एस क्यू थ्री आर कैन बी अप्लाइड टू a whole range of reading purposes as it is flexible and takes into account the need to change reading speed. तो कहा गया कि इस फॉर्मूला को हम हर तरह की रीडिंग पर अप्लाई कर सकते हैं. अब एस क्यू थ्री आर इज एन एक्रोनिम एंड स्टैंड्स फॉर. इसमें क्या चीज़ें हैं? सर्वे, रिक्वेस्ट, रीड, रिकॉल, रिवाइज. अब एस क्यू थ्री आर, एस मीन्स सर्वे, क्यू मीन्स क्वेश्चन और थ्री आर मीन्स आर फॉर रीडिंग, आर फॉर रिकॉल और फॉर रिव्यू. ये मुखफ़फ़ था जी एस क्यू थ्री आर का. सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू वगैरह. तो सर्वे क्या है देखते हैं. सर्वे को पढ़ते हैं. सर्वे, दिस रिलेट्स टू स्पीड रीडिंग, स्कैनिंग एंड स्किमिंग द टेक्स्ट. सर्वे में शामिल है स्पीड रीडिंग, स्कैनिंग एंड skimming. At this initial stage, you will be attempting to gain the general gist of the material in question. अच्छा जी. तो सर्वे वाली स्टेज पहली स्टेज है जिसको हमने स्पीड रीडिंग भी पढ़ा है, जिसको हमने स्कैनिंग एंड स्किमिंग का भी नाम दिया है. इस स्टेज पर हम किसी भी तहरीर को तेजी से पढ़ते हैं और हमारा मकसद है टू गेन द जनरल गिस्ट. गिस्ट मतलब होता है समरी ऑफ मटेरियल, कि जिस मटेरियल को आप पढ़ रहे हैं उसकी समरी, उसका खुलासा आपको समझ आ जाए. बस ये आपका मकसद होता है. आपने अभी और कुछ नहीं करना सर्वे स्टेज पर. उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन. इट इज इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू बिगिन टू रीड यू हैव अ क्वेश्चन और सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट विल गाइड यू. उसके बाद आपके जहन में कुछ एक क्वेश्चंस होने चाहिए या फिर सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, सवालात कुछ एक होने चाहिए जो कि आपको गाइड करेंगे. दैट विल गाइड यू. वो क्या रहनुमाई करेंगे? वाई एम आई रीडिंग दिस, कि मैं ये किताब, यही टेक्स्ट क्यों पढ़ रहा हूँ. व्हेन यू हैव अ पर्पस टू योर रीडिंग यू वांट टू लर्न एंड रिटेन सर्टेन इंफॉर्मेशन. और जब आप रीडिंग करें तो आपका जी चाहेगा कि कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिले और आप उसको कायम भी रखें, रिटेन करें. हैविंग क्वेश्चंस changes reading from a passive to an active purpose. Having questions changes reading from a passive to an active purpose. जब आपके जहन में कुछ सवालात होते हैं रीडिंग से मुतलिक तो फिर आपकी जो रीडिंग है वो पैसिव रीडिंग से एक्टिव रीडिंग में बदल जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस इंक्लूड. तो किसी एक तहरीर से मुतलिक आपके जहन में किस तरह के सवाल आ सकते हैं उनका हम जिक्र करते हैं. नंबर एक, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस सब्जेक्ट. एक सवाल ये आता है कि ये टॉपिक में पढ़ने तो लगा हूँ, मुझे इससे मुतलिक पहले भी तो कुछ इल्म है ना. वो क्या है? हाउ डज दिस चैप्टर रिलेट टू द असाइनमेंट क्वेश्चंस. और ये जो चैप्टर में पढ़ने लगा हूँ, मुझे जो असाइनमेंट मिली है, क्या इस चैप्टर का ताल्लुक, इस टेक्स्ट का ताल्लुक मेरी असाइनमेंट वाले सवाल से है? ये इररेलेवेंट तो नहीं है. यानी क्या इस टेक्स्ट को पढ़कर मुझे कुछ मवाद मिलेगा अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने से मुतलिक? हाउ कैन आई रिलेट व्हाट आई रीड टू माई ओन एक्सपीरियंस. और जो कुछ मैं पढ़ूंगा क्या उसको मैं अपने तजर्बे के लिए इस्तेमाल करूंगा? कैसे बयान करूंगा उसको? ये कुछ एक सवाल उठते हैं जहन में और ये सवाल होने चाहिए, अदरवाइज आप क्रिटिकल रीडिंग नहीं कर सकेंगे. अब प्रोसेस आता है जी रीडिंग का, कि अब आपको रीडिंग करना है. नाउ यू विल बी रेडी फॉर द मेन एक्टिविटी ऑफ रीडिंग. अब जबकि आप ये सब कुछ कर चुके हैं, यानी सोचने वाले प्रोसेस से गुजर चुके हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग भी कर चुके हैं, तो अब आपको एक्चुअली रीडिंग करनी है. दिस इन्वॉल्व्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे. अब इस स्टेज पर आपको ऑथर की बात का मतलब समझना है. एंड इन्वॉल्व्स बीइंग क्रिटिकल एज वेल एज एक्टिव. अब आपको एक्टिव रहना है पढ़ने के दौरान, आपको क्रिटिकल भी होना है, आपको एनालिसिस करना है इन डेप्थ, यानी आपको टेक्स्ट की बात की गहराई में भी जाना है. उसके बाद आ जाता है रिकॉल वाला
मरहला, रिकॉल, कुछ पुरानी यादों को जहन में लाना। Regardless of how is interesting an article or chapter is, unless you make a concerted effort to recall what you have just read. इस लफ्ज़ कंसर्टेड को मैं निकाल रहा हूँ जी, ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम करेगा। सिर्फ लफ्ज़ एफर्ट बहुत होगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स से हमें बचना चाहिए। ये हमने वैसे भी पढ़ रखा है कि जो भी तहरीर हो वो सिंपल, सादा, आम फहम अल्फाज में होनी चाहिए। तो मैं इस सेंटेंस को रिपीट करूँ कि जी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंटरेस्टिंग एन आर्टिकल और चैप्टर इज, अनलेस यू मेक एन एफर्ट to recall what you have just read, you will forget a lot of the important points. जो कुछ आपने पढ़ा है, जब तक आप उसको जहन में एक बार रिकॉल नहीं करते, अपने जहन में वो सारी कहानी नहीं दोहरा लेते, आपको बहुत से पॉइंट्स भूल जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप इस बात को दोहरा लें जो आपने पढ़ी है। रिकॉलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम अलाउज यू टू फोकस अपॉन द मेन पॉइंट्स। और अगर आप वक्फे वक्फे से रिकॉल करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, तो आपको पॉइंट्स याद रहते हैं, विच इन टर्न एड्स कंसंट्रेशन। इसकी बिना पर आप अपने टॉपिक पर कंसंट्रेशन कायम रख सकते हैं। रिकॉलिंग गिव्स यू द चांस टू थिंक अबाउट एंड एसिमिलेट व्हाट यू हैव जस्ट रेड, कीपिंग यू एक्टिव। A significant element in being active is to write down in your own words the key points। और इसका एक तरीकाकार ये भी है कि आप साथ साथ लिखते जाएं, जिसको हम नोट्स टेकिंग कह सकते हैं, कि जब आप पढ़ रहे हैं या जब आप रिकॉल कर रहे हैं अपने पढ़े हुए सबक को, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चले जाएं। रिव्यू, अगला पॉइंट जाता है रिव्यू करने का। The final step is to review the material that you have recalled in your notes। डिड यू अंडरस्टैंड द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब जो कुछ आपने पढ़ा, फिर उसको रिकॉल किया, फिर उसको लिख लिया, नोट्स टेकिंग की, अब उसको एक बार से फिर से पढ़ें, जायजा लें उसका, और फिर अपने आप से सवाल करें कि इस टेक्स्ट में, इस बुक में, इस टॉपिक में जो भी आर्ग्यूमेंट था, क्या आपको समझ आया? डिड यू आइडेंटिफाई ऑल द मेन पॉइंट्स, कि आपको सारे मेन पॉइंट्स समझ आए? आर देयर एनी गैप्स, इसमें कोई गैप, कोई रखना, कोई शगाफ तो नहीं रह गया? डू नॉट टेक फॉर ग्रांटेड दैट यू हैव रिकॉल्ड एवरीथिंग यू नीड, करेक्टली रिव्यू द टेक्स्ट अगेन टू मेक श्योर एंड क्लैरिफाई। और एक मरतबा अगर आपने रिव्यू कर लिया तो ये मत समझे कि आपको सब कुछ समझ आ गया है, भाई दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार भी पढ़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट क्रिटिकल रीडिंग से मुतल्लिक। सेकंड पार्ट क्रिटिकल थिंकिंग का है। तो जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा क्रिटिकल रीडिंग का, वो काफ़ी लॉन्ग टॉपिक था, मुझे थोड़ा तेज़ी से भी पढ़ना पड़ा, मैंने एक्सप्लेन भी काफ़ी कुछ किया है, थोड़ा सा अपनी रफ्तार को भी बनाए रखा ताकि ये टॉपिक आज इस एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ ये 1.5 लेक्चर पर जा सकता था, और वैसे भी हमारे लेक्चर्स थोड़े रह गए। ये 8वां लेक्चर था, 9वां लेक्चर इसी टॉपिक को कवर करेगा। तो आज के इस टॉपिक पर, यानी क्रिटिकल रीडिंग के अख्ताम पर, मैं अपना लेक्चर भी ख़त्म कर रहा हूँ। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, उसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।